भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एक टाइम दिया, फिर 2000 करोड़ समथिंग कुछ फिर दिया, पैसे लोगों ने डाले, वो पैसा कहाँ गया और किसने यूटिलाइज किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हमारे साथ चले, एमपी चले, हम चलने को तैयार है। नहीं, चलने को तो सब चले, हम तो आप बोलो तो कल चल पड़े, हमने तो कहा ही है। मतलब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जयराम जी ने हर बार इनको कहा है, अगर मान लो कोई नुकसान हुआ है आपके ज्वालाजी में और उस पैसे को लगा रहे हैं आप नदौड़ में, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। इतना पेड़ों का कटान हुआ कि पूरी ब्याज से भर दी उन्होंने। तो फिर जब इस तरह से अननेचुरल तरीके से नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो नेचर भी तो थोड़ा हल्का सा खेलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आपदा पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने ये चर्चा मांगी थी नियम 67 के तहत। हमारे साथ चुराह के विधायक हंस राजे हैं, क्योंकि चुराह में भी काफी नुकसान हुआ है आपदा से। सर, आपने भी चर्चा में भाग लिया है, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? ऐसा है, कल चर्चा में भाग लेने का मुझे भी मौका मिला था। 67 में जब अलाउ किया गवर्नमेंट ने और हम लोगों ने उठाया ये विषय, जबकि वो 130 में चाहते थे, तो हमने कहा कि ये सारा विषय जो है वो एकदम से तुरंत जो है वो विधानसभा में आना चाहिए। लोगों की बहुत बड़ी भावनाएं हैं कि इस पे चर्चा हो। अब चर्चा के साथ साथ पूरा चंबा ही प्रभावित हुआ है, पूरा जिला हुआ है, क्योंकि सिराज में, कुल्लू में, मंडी में, लाहौल में या किन्नौर में सब जगह नुकसान तो हुआ है, लेकिन थोड़ी अटेंशन जो है वो उस तरफ नहीं गई, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया ये सब उस तरफ गया। 31 मौतें हुई हैं जिला चंबा में भी, और लगभग मैं यूं कहूं को 150 करोड़ का नुकसान जो है वो अलग अलग विभागों का चंबा जिले में भी आंका गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, आईपीएच पे बहुत मार पड़ी है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर का काम है, बागवानी, जिसमें अभी सेबों को बाहर ले जाना था, कनेक्टिविटी सारी अवरुद्ध हुई है, उससे उनको भी नुकसान हुआ है। मटर की बिजाई होती है अभी, उसको बहुत नुकसान हुआ है। मटर बीजने के बाद खेती बह गए तो बहुत नुकसान हुआ है। मेरे चुराह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25 पंचायतें जो हैं वो डायरेक्ट प्रभावित हुई हैं, जिसमें 7 गांव ऐसी स्थिति में हैं जो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 4 पंचायतों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज जो 4 करोड़ से हमने पिछली बार बनाया था वो बह गया। 2 छोटी पुलियां बही। 2 हमारे इलाके ऐसे थे जिसमें गडफरी था, थल्ली था, जहाँ के लिए एक ही ब्रिज था, वो भी बह गया। और 2 पंचायतें, इट मीन्स बहुत सारी पॉपुलेशन जो है प्रभावित हुई है। मुख्य सड़क जो चंबा से तीसा और पांगी की तरफ जाती है, पांगी चूंकि है तो ब्रह्मौर का पार्ट, लेकिन हमारी वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, उठना बैठना है, लोग हमें ही फ़ोन करते हैं, तो वहाँ के लिए राशन सप्लाई इसी सीजन में होती है, यही महीने होते हैं, 1-2 महीना ही है। अब वो ढंग से खुल नहीं पाई है, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं खुली है, छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो नुकसान बहुत हद तक है। और इस नुकसान का आंकलन जो है वो हमने तो डीसी को भी कहा था, एसडीएम जो मेरे वहाँ हैं उनको भी हमने कहा है, और वीडियोस को भी लगाया हुआ है। लेकिन अब मैं कल चूंकि खुद ही कह रहा था कि मानव या सरकार इस बड़ी त्रासदी को, जो कि रौद्र रूप में आई है पूरे प्रदेश में, इसको शायद ही सरकारें जो है वो उस तरीके से कवर कर पाए। भरपाई कैसे होगी अब ऐसा है, जैसा कि हम लोग भी कह रहे हैं कि मनरेगा ही एक ऐसा फंड है जिसको कन्वर्जेंस करके, मैंने कल कहा कि जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र की 70 में से 52 पंचायत, मतलब 52 पंचायतें बैकवर्ड एरिया सब प्लान में आती है। बैकवर्ड एरिया का पैसा हमें नहीं मिला पिछले 2-2.5 सालों में, न ही रिलीफ का कोई ऐसा पैसा आता है। SDRF में पैसा आता था, वो भी बंदरबांट हुई पिछली बार भी, जब 23 में नुकसान हुआ। 24 में उसको हम दोबारा से नहीं बना पाए, परिस्थिति जो बननी चाहिए थी। अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि जो वो 7 इलाके हैं जिसमें हमारा चांजू, चरड़ा का इलाका है, विशेषकर चरड़ा में धुलीन और बराडोई 2 गांव हैं, वो इतने खतरे में आ गए हैं कि उनको हमें जब बरसात ज़्यादा हो रही है, बारिश, शिफ्ट करना पड़ रहा है लोगों को। ऐसा ही हाल हमारे गडफरी और थल्ली के इलाके में है, साव के इलाके में है, आयल की तरफ है। आयल की तरफ एक ही रोड जाती है, हिमगिरी वाला हमारा पोर्शन, उसमें जो मुख्य 2 पुलियां थी, मेन सड़क थी, वो बह गई। अब टेम्परेरी सोल्यूशन कलवर्ट लगा करके या ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हालात बहुत ख़राब है। और भरपाई का सिर्फ एक साधन जो मुझे लगता है कि मनरेगा को कन्वर्जेंस करके अलग अलग फंड्स के साथ, चाहे हमारे विधायक निधि है, चाहे सांसद थोड़ा सा इनिशिएटिव्स लें,
और प्रदेश सरकार के तो हालात ऐसे हैं कि मुझे लगता है इस महीने की आने वाले सैलरी देना भी मुश्किल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हम क्या भरपाई कर पाएंगे? अब जो ये पिछली बार इनको 4500 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया, ये जितने भी पैसे भारत सरकार ने दिए हैं अलग अलग मदों में दिए, उसका भी इन्होंने जो है वो मुझे लगता है यूसी वगैरह जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को जाने चाहिए थे वो नहीं दिए हैं। तो भारत सरकार भी कह रही है कि फंड हम देते डिजास्टर के लिए है, ये डाइवर्ट कर देते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे सैलरी। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं और दूसरे सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि विशेष राहत पैकेज जो है केंद्र सरकार दे ताकि इतनी बड़ी जो आपदाई है उसकी भरपाई हो सके। ऐसा आपके पास फंड्स की दिक्कत ही नहीं होनी थी, मैं सच कहूं। अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से उन फंड्स को यूटिलाइज करते। अब आप बताओ, पिछली बार जब 23 की आपदा आई, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में आप जो है वो पैसे डालिए, पैसे लोगों ने डाले, वो पैसा कहाँ गया और किसने यूटिलाइज किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एक टाइम दिया, फिर 2000 करोड़ समथिंग कुछ फिर दिया, ऐसे करके पता नहीं कितना फंड्स दिया हुआ है। लेकिन कहाँ जा रहा फंड ये? हाँ, वही पूछने वाला विषय है कि आप अगर भारत सरकार को फुली तौर पर सेटिस्फाई कर देते कि भाई हमने ये घर खड़ा कर दिया, ये डंगे लगा दिए या ये सड़क रेस्टोर कर दी। अब अभी विक्रमादित्य जी अंदर ही कह रहे थे कि मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने जो है वो अलग अलग जो टेम्परेरी ब्रिजेस के लिए पैसे दिए और उसको मैं चाह रहा हूँ कि अब परमानेंट ब्रिजेस में कन्वर्ट करें, ऐसा कुछ करके। पैसा जब भी दिया है नेशनल हाईवे के नाम पर भारत सरकार ने दिया है, CIRF का पैसा मिला है वो भी भारत सरकार ने दिया है। अब जब इतना फंड्स, अब जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, PM-JSY 3 में, 4 में भी इनको पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे उस बात को तो भारत सरकार कौन सी उसमें है पड़ी हुई। सभी पूरे देश में अगर आप नजर दौड़ाएं, उत्तराखंड में नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है, हर जगह नुकसान हो रहा है, तो वो आपके हिमाचल की तरफ दिखेंगे ही क्यों? तो मुख्यमंत्री जी को हमारा तो सुझाव पहले भी रहा है, हमने अंदर भी कहा है कि अगर भारत सरकार आपकी मदद कर रही है। अभी एक डेपुटेशन गई थी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें सारे सांसद थे हिमाचल के, उसमें हम 3-4 विधायक भी थे। हाँ। माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप अपनी सरकार को कहो कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप दो और उसकी एवज में जो हमें चाहे SDRF में, NDRF में या रिलीफ में या और हेड में आपको पैसा देना है, हम देंगे, हमारे तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम यूज कहाँ कर रहे हो ये हमें बता दो, बस इतना ही है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भुगतान तो इन्हें करना। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हमारे साथ चले, MP चले, हम चलने को तैयार हैं और जो भी विपक्ष कहेगा हम वैसे मांग करेंगे केंद्र से। नहीं, चलने को तो सब चलें, हम तो आप बोलो तो कल चल पड़े, हमने तो कहा ही है। मतलब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जयराम जी ने हर बार इनको कहा है। लेकिन मान लो आप फंड भी लाते हैं, फंड्स ले आते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डैमेज के लाते हैं, उस पर खर्च होना चाहिए। मान लो नुकसान हुआ चौपाल में और उसकी भरपाई कर रहे हैं हम हरोली में। अगर मान लो कोई नुकसान हुआ है आपके ज्वालाजी में और उस पैसे को लगा रहे हैं आप नदौन में, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। अब जब आप पैसा ला रहे हैं, पैसे में सहयोग करवा रहे हैं, हम भी पैरवी कर रहे हैं, हम कोई हिमाचल के अगेंस्ट थोड़ी ना है। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि वो बड़ा भाई है हमारा भारत सरकार, उनके आगे ही हाथ फैलाएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन जब पैसे ला रहे हैं तो तुम तब भी तो पूछवाओ अपने DC से। तुम चाहे 2 करोड़ दे रहे हो, 10 करोड़ दे रहे हो, 20 करोड़ दे रहे हो, 100 करोड़ दे रहे हो, DC के साथ चुनाव प्रतिनिधि तो बैठना चाहिए। अब पिछली बार मैंने कहा कि मेरे छोटा ही नुकसान हुआ था, 2-3 घर गए थे उस टाइम 23 में, लेकिन एक उदाहरण मैंने दिया था, उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कोहाल एक पंचायत है, उसके सोई गांव में जिस बंदे का घर पूरा तहस नहस हो गया, उसका सिर्फ मलबा ही गया किसी की दीवार के साथ लग करके। अब चूंकि वो बीजेपी का आदमी था जिसका घर गिरा और जिसकी दीवार के साथ मलबा लगा, इन्होंने कहा 7 लाख रुपए देंगे। 7 लाख दिए नहीं दिए वो बात का विषय है, लेकिन 3 लाख रुपए जो शुरू की किस्त थी वो तथाकथित उस व्यक्ति को दी गई जिसकी दीवार भी डैमेज नहीं हुई थी और जिसका पूरा घर कोलैप्स कर गया, पूरा खत्म हो गया, उसको शिफ्ट करना पड़ा हमें, हमने उसके लिए फंड जुटाया। उस बंदे को इन्होंने जो है वो 50,000 लाख रुपए दिया। तो ऐसी व्यवस्था में हम क्यों मांग करें? एक तो प्रश्न तब दिल में कुंठा ये भी उठती है कि हम पैसा जो है वो मांग करके ले आए और तुम जो है वो रेवड़ियां या यूं कहें कि बंदरबांट करो।
तो ये ठीक नहीं है स्वस्थ व्यवस्था के लिए। हंसराज जी, जिस तरह से आपदाएं आ रही है, जी, बारिशें पहले भी होती थी और शायद इतनी ही होती थी, लेकिन क्या वजह लग रही है आपको? क्योंकि आपका क्षेत्र तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जिसको माना जाता है और वहाँ पर तो इतना विकास भी नहीं हुआ है, बावजूद इसके इस मात्रा में बारिश हो रही है, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, आपके करोड़ों के पुल बह रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको? अभी माननीय सतपाल जी अंदर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने ढंग से सुना होगा तो उन्होंने कुछ चीजें बहुत जबरदस्त बोली हैं। खैर का कटान इतना हुआ जैसे ज्वालाजी में, आप इधर नूरपुर की तरफ देखें, इंदौरा की तरफ देखें, जहां खैर है वहां अवैध कटान हुआ है और सरकार संरक्षण दे रही है। अभी आपने देखा कई स्लीपर्स जो है वो चाहे मंडी वाला पोर्शन था, चाहे कुल्लू वाला था, सेंज वाला था, जहां से भी रोड करके आए, तो कोई लगा हुआ जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिन्होंने अवैध तरीके से पेड़ों का कटान करा, अवैध तरीके से भूमि का कटान करा और अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग एक विषय हो सकता है, लेकिन ये देवी देवताओं का मुल्क है, जैसा कल मैंने कहा था खुद कि हमारा प्रांत ऐसा है जहां कण कण में देवी देवताओं की हम भूमिका देखते हैं। हम तो नंगे सर जो है वो जंगलों में भी नहीं जाया करते थे अपने रसोई के लिए लकड़ी लाने भी। ऐसी हम लोग संस्कृति में विश्वास रखते हैं, परंपराओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे फाटक खोल दिया। अब जो आरोप जो है वो अपने एक विधायक पर लगे हैं यहाँ मंडी में जो हैं इनके, जिन्होंने लाखों टन जो है वो लकड़ी जो है वो कटवा दी। कहा अभी हमारी एक रिपोर्ट जो लेकर रहे थे माननीय सतपाल सत्ती जी, इतना पेड़ों का कटान हुआ कि पूरी ब्यास ही भर दी उन्होंने। तो फिर जब इस तरह से अननेचुरल तरीके से नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो नेचर भी तो थोड़ा हल्का सा खिलेगी। तो मुझे लगता है ये अलार्मिंग स्थिति है फॉर द सेक ऑफ हिमाचल इंटरेस्ट। हम लोगों को हिमाचल के संदर्भ में सोचना चाहिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, भारत सरकार ने टिप्पणी करी या माननीय गृह मंत्री जी ने टिप्पणी करी, उन सब टिप्पणियों पे और अलग अलग जो रिपोर्टें यहाँ पर आई हैं कि फ्रेजाइल लैंड ज्यादा है, अर्ली एज के हमारे माउंटेन्स हैं, इसमें तुम खिलवाड़ करोगे तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। शायद यही है। लेकिन 4 लेन और टनलिंग भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। और तीसरा जो परियोजनाएं बना दी हर जगह, चाहे नदी हैं, नाले हैं या बड़े बड़े हमारे जो भी सोर्स हैं वहाँ पर टनलिंग हुई है, विद्युत परियोजनाएं बना दी गई हैं, तो इसका भी असर लगता है आपको हो रहा है? एक्चुअली हाइड्रो को जो है वो ग्रीन एनर्जी माना गया है और उसमें अगर आप इकोलॉजी को बैलेंस करके टेक्निकल तरीके से, साउंड तरीके से, हम कहते हैं कंट्रोल कंस्ट्रक्शन एक शब्द यूज करते थे। हाइड्रो में मैं खुद लाइजनिंग ऑफिसर रहा हूँ, तो जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते थे तो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कहते थे कि हम इसको इकोलॉजिकली बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड मैनर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें क्या होता था कि आपको जब ब्लास्टिंग भी यूज करनी है तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर माउंटेन वो स्टडी करके और वहाँ की लैंड को भी स्टडी करके आप उतना ही असला या उतनी ही वो एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं। लेकिन हुआ क्या हिमाचल प्रदेश में, ये 4 लेन का जो चक्कर पड़ा, वैसे तो डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विषय, लेकिन जब आप पूरे पहाड़ को, पता नहीं अब डीपीआरस बनाने वाले कौन लोग थे या जिन्होंने यहाँ कंसल्टेंसी नहीं करी या यहाँ के लोगों को नहीं पूछा, टनल से इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना वो एक तरह से स्टीप कटाई से, हाँ, उससे हुआ है। और दूसरा जो है वो जो मैं शुरू में कह रहा हूँ कि जो हम जिसको कहते हैं कि कंट्रोल से बाहर हर चीज करते हैं तो वो डैमेज करे ही करेगी। विकास के लिए आपको 4 लेन चाहिए ही चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेड़ों को बचाने वाला विषय है या नेचर को बचाने वाला विषय है, पहाड़ को बचाने का विषय है, वो हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हंसराज जी इनका कहना है कि पहाड़ों को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य का जो आपसी द्वंद्व है सदी से चला रहा है और जब जब मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर हावी होने की कोशिश की है तब प्रकृति ने उसको उसके बोनेपन का एहसास करवाया है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब।